हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में एक तो हमने हुक्स लॉ पढ़ा और सेकंड स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व था वो पढ़ा, मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है ये चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब हुक्स लॉ में और एक चीज़ हमने बताई कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसकी जगह पर हम लगाते हैं दैट इज के, है ना, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज के इक्वल्स टू आप लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा दैट इज स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन। तो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग ऐसे जो मॉड्यूलस हैं के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम अभी बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। ये जो कांस्टेंट है दैट इज हम क्या बोलते हैं उसको यंग्स मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस जो होता है उसको हम लिखेंगे y, तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया है। यंग मॉड्यूलस जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कौन सा लेंगे, स्ट्रेन कौन सा लेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। टेंसाइल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दोनों ही आप ले सकते हो और दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और उसका हम रेशियो लेंगे किसके साथ, तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन के साथ। तो ये जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख सकती हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा हमारे पास जो है वो सिग्मा क्या है, दैट इज स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है, आप कंप्रेसिव स्ट्रेस ले सकते हो, ठीक है, या फिर टेंसाइल भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। और एप्सिलॉन जो लिया है दैट इज स्ट्रेस, दैट इज लॉन्गिट्यूडल, है ना, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जो होता है, ये जो दोनों का रेशियो है उसको ही हम बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। अब सिग्मा की फॉर्मूला हमारे पास थी F बाय A, हमें पता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और एप्सिलॉन दैट इज हमने लेंथ में चेंज किया था, लेंथ में कुछ चेंज आया और उसका ओरिजिनल लेंथ के साथ जो रेशियो था डेल्टा L बाय L दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला जो है कुछ ऐसी बन गई। y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो F बाय A अपॉन डेल्टा L बाय L, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ये हमारे पास यंग मॉड्यूलस की ये फॉर्मूला है और इसके हिसाब से आप उसका यूनिट निकालोगे तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा L और L का जो रेशियो है उसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। तो यहाँ पर यंग मॉड्यूलस का आपके पास जो है वो यूनिट बनता है दैट इज F बाय A से आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी लिख सकते हो। ये सिंपल चीज़ थी, एक कांस्टेंट के बारे में थी दैट इज यंग मॉड्यूलस, ठीक है। हमारी टेक्स्ट बुक जो है उसमें एक टेबल दिया है जिसमें अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनके यंग मॉड्यूलस की वैल्यूज़ दे रखी है, तो उसमें आप चेक करना अच्छे से, अलग अलग मटेरियल की यंग मॉड्यूलस की वैल्यूज़ भी अलग अलग होती है। उसमें जो स्टील है उसका यंग मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा है। यंग मॉड्यूलस स्टील का कैसा है, सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ उसकी लेंथ में अगर आपको छोटा सा भी चेंज करना है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा हो ना, इसका क्या मतलब निकलता है, लेंथ में माइनर चेंज करने के लिए भी फोर्स ज़्यादा लगानी हमें पड़ती है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। इसीलिए उसका जो यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होने की वजह से स्टील का हम यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो करते हैं बहुत सारी जगह पर स्टील का यूज़ इसीलिए हम करते हैं, है ना। तो उसका जो यंग मॉड्यूलस है, अगर हम वुड की बात करें या फिर हमारे बोन्स की बात करें या फिर ग्लास की बात करें, इन सब की कंपेयर में स्टील का यंग मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं कि हमारे पास कोई अगर मटेरियल हुआ और उसका यंग मॉड्यूलस हमें डिटरमाइन करना है कि यंग मॉड्यूलस कितना है, आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। सपोज हमारे पास एक रिजिड ऐसा हमने एक जो है बेस ले लिया और उसके नीचे सपोज मैंने ऐसी दो वायर लगा दी। ये दोनों वायर ऑलवेज याद रखना सेम मटेरियल की है हमारे पास, दोनों की लेंथ भी ओरिजिनल सेम है और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी सेम है, मतलब उसका रेडियस भी कैसा है, सेम, ठीक है। दोनों के नीचे हम एक एक पेन लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा पेन। यहाँ पर हमारे पास दो वायर है, ये जो वायर है उसको हम बोलेंगे रेफरेंस वायर और ये हमारा जो वायर है वो होगा एक्सपेरिमेंटल वायर। ये हमारे पास दो वायर है,
दोनों के नीचे मैंने एक एक पेन लगाए हैं जिसमें हम धीरे धीरे जो है वो वेट अलग अलग रखते जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ का हमने की है कि इसके साथ रेफरेंस वायर जो है हमारा, उसके साथ हमने एक स्केल लगाया है, दैट इज़ मिलीमीटर स्केल। ये जो हमारा स्केल हो गया वो क्या है, मिलीमीटर स्केल, उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ अभी, मिलीमीटर स्केल हमने लगाया है। और ये जो है नीचे हम ऐसे लगाते हैं, इसके नीचे एक पॉइंटर होगा, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसके साथ हमने एक पॉइंटर कनेक्ट किया है और उसके साथ हमने एक वर्नियर स्केल हमारे पास है उसको कनेक्ट किया है। ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल, उसको हमने ऐसे लगाया है। अब इनिशियली हम क्या करते हैं, दोनों जो वायर्स जो हमारे हैं उनके साथ हमने जो पेन रखा है उसमें थोड़ा सा कुछ वेट हमने रख दिया। उसका रीज़न ये है कि उसकी वजह से ये जो हमारे दोनों वायर हैं वो स्ट्रेट पोजीशन में रह सके, इसलिए हमने ये दोनों को रखा है, तो और स्ट्रेट रह सके इसलिए ये चीज़ हमने की है, ठीक है। अब हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें ये करना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसमें धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वेट जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसमें वेट इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से लेंथ में क्या चेंज आ रहा है, उसकी डेल्टा एल होगा ना, तो लेंथ में क्या चेंज आ रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम वेट रख रहे हैं वो नोन है, मतलब उसका मास भी हमें पता होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अच्छा, और एक बात है यहाँ पर कि हमने जो दोनों वायर चूज़ किए वो सेम मटेरियल की हमने क्यों ली, उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि अगर रूम टेम्परेचर में कोई चेंज आया और वो चेंज, टेम्परेचर का जो चेंज है उसकी वजह से हमारा जो वायर है उसकी लेंथ में अगर कोई चेंज आ रहा है, ये चीज़ आप आगे जाके चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि टेम्परेचर की वजह से भी कोई चेंज आ सकता है, उसमें कुछ लीनियर चेंज भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर की वजह से इसमें कोई चेंज आया तो इसमें भी सेम चेंज आएगा, क्योंकि दोनों मटेरियल हमने सेम ही यूज़ किया है। तो इसीलिए ये दोनों में टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आया वो एक में ही सिर्फ ऐड न हो जाए, इसलिए दोनों वायर हमने सेम मटेरियल की ले रखी है। अब धीरे धीरे मैंने जैसे बोला कि इसमें वेट जो है वो इंक्रीज़ करते गए और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्नियर स्केल है वो अपना रीडिंग दिखाएगा, तो वो उसमें क्या चेंज आ रहा है दोनों में, इसमें रखने की वजह से क्या चेंज आ रहा है वो हम नोट डाउन करते जाएंगे। तो हमारे एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर हमने जो मास है वो हमें पता है कितना हमने रखा है और कितना इसमें लेंथ में कितना चेंज आया, वो दोनों चीज़ें हम अगर हम यहाँ से नोट डाउन कर देंगे तो हम यंग मॉड्यूलस की ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। एफ दैट इज mg लिख सकते हो आप। एल आपको पता है ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी, एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा एल, इसका रेडियस पहले से हमें ही पता था, आर पता था, डेल्टा एल और एम हमने ऑलरेडी ये हमारे एक्सपेरिमेंट में लिया है। तो इससे किसी भी मटेरियल का यंग मॉड्यूलस कितना होगा वो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन आप कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया यंग मॉड्यूलस। इसके बाद और है हमारे पास नेक्स्ट दैट इज शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस इज अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, है ना। तो ये जो है उसको हम लिखेंगे कैपिटल G, तो वो क्या होगा, सिग्मा एस लिख रहे हो, एस फॉर शियर एंड एप्सिलॉन एस, ये दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे शियर मॉड्यूलस। सिग्मा को आप लिख सकते हो F/A भी लिख सकते हो या फिर सिग्मा एस भी अभी लिख सकते हो, और एप्सिलॉन को हमने ऐसे डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर था उसको हमने उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल फोर्स लगाई थी दोनों साइड पर ऑपोजिट, है ना, तो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और ओरिजिनल लेंथ एल थी, इसका जो रेशियो है उसको ही हमने बोला था शियर स्ट्रेन। तो ये दोनों का जो रेशियो है उसको आप लिख सकते हो G। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, आपको याद होगा कि इसको मैं फिर से सिग्मा एस ही लिख रही हूँ और इसको हम टेन थीटा, और थीटा बहुत ही छोटा होता है इसलिए उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से सिग्मा एस इज इक्वल टू G इंटू थीटा, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ से हम जो स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। नॉर्मली जो शियर मॉड्यूलस जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली हमारे जो यंग मॉड्यूलस होते हैं उनसे 1/3 जितनी होती है, वो इसका मतलब शियर मॉड्यूलस की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ थी शियर मॉड्यूलस के बारे में। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस की मैं बात करूं तो आपको फिर से मैं याद करा दूं, हमने क्या किया था इसके लिए,
हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थी और उसको हमने फ्लूइड के अंदर रखा, तो क्या हो रहा था, फ्लूइड जो है इसकी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर कुछ फोर्स लगा रही थी, फ्लूइड के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका कोई शेप चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी वॉल्यूम में चेंज आया, है ना। ये चेंज आया सपोज डेल्टा वी। जब हमने इसको बाहर निकाला तो क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स लगी पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। और इसमें जो वॉल्यूम स्ट्रेन है उसको हमने डिफाइन किया, दैट इज डेल्टा वी बाय वी। तो यहाँ पर हम बल्क मॉड्यूलस जो है उसको लिखेंगे B, और उसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, दैट इज आप बोल सकते हो हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन जो वॉल्यूम स्ट्रेन है दोनों का रेशियो। हाइड्रोलिक स्ट्रेस दैट इज F बाय A, उसको आप प्रेशर P भी लिख सकते हो, अपॉन जो है डेल्टा V बाय V। यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, उसका रीज़न है, नेगेटिव साइन लगाने का रीज़न ये है कि आप जो प्रेशर है और वॉल्यूम दोनों का रिलेशन जानते हो। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, है ना। तो वो दोनों का रिलेशन कैसा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, मतलब कि एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज। तो अगर मैं ये बात करूँ कि अगर मैंने प्रेशर जो है वो पॉजिटिव लिया है तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो नेगेटिव होगा। तो ऑलवेज अगर मैंने ये नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको मैं नेगेटिव लूँगी तो इसको पॉजिटिव लूँगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल्क मॉड्यूलस ऑलवेज कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव। तो इसीलिए जो बल्क मॉड्यूलस की जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसमें नेगेटिव साइन लगाई है, उसका रीज़न यही है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कैसी होती है, डिक्रीज, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पर लगाई है। तो ये हो गई बात बल्क मॉड्यूलस के बारे में। और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ कि बल्क मॉड्यूलस का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमें जो मिलता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। के उसको हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं बी की फॉर्मूला यहाँ पर रखती हूँ तो पी है तो वो क्या हो जाएगा 1/p, या फिर मैं उसको लिख सकती हूँ डेल्टा पी और इंटू डेल्टा वी बाय वी। ये हमारी फॉर्मूला हो गई के की फॉर्मूला। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी जो है उससे आपको ये भी पता लगता है, आपको पता होगा शायद कि जो गैसेस होते हैं उनको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो उनकी कंपेयर में जो हमारे पास जो गैसेस है उनको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड्स हैं उनके बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा होंगे। बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होना मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी, कम। तो हम जो सॉलिड्स हैं उनको कम कंप्रेस कर पाते हैं। उससे अगर हम बात करें उससे ज़्यादा कौन कंप्रेस हो सकता है, तो फ्लूइड या फिर लिक्विड बोल सकते हो। और सबसे ज़्यादा कौन कंप्रेसिबल है, दे आर गैसेस, है ना। गैसेस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि जो गैसेस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स कम होती है इन कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा लगती है, तो वो जो है उनको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते। तो ये इनका रिलेशन हो गया। तो आपको ये टॉपिक भी हमारा ये था मॉड्यूलस के बारे में। तो इतना आज मैंने तीनों सिर्फ मेनली इक्वेशन ही है तो उनको आपको याद रखना है और अच्छे से ये चीज़ समझ लेना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का हमारा टॉपिक है उससे डिस्कस करेंगे।